सब्सक्राइब कीजिए पाठ्यक्रम चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियोस पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज पार्ट 8 ऑफ फर्स्ट चैप्टर। पार्ट 1 से 7 के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप अपने डाउट्स कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज ऑन टाइम। बेटे, इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे गॉस थ्योरम के फर्दर एप्लीकेशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये हमारे पास प्लेन शीट आ गई है। अब ये कंडक्टिंग शीट ही होगी, तभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इंसुलेटिंग भी मान सकते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो दोनों के लिए हम सेम ही मान के चलेंगे। अब हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं हमने पहले इस इनफाइनाइट शीट का छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लिया है ए, और उसी की प्रोजेक्शन ड्रॉ करी है हमने दोनों तरफ। आर वेक्टर, आर जो है राइट साइड पे और आर डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे। तो मेरे पास एक सिलेंडर बन गया जिसका टोटल डिस्टेंस है वो 2r आ गया एक तरीके से। ठीक है, 2r डिस्टेंस आ गया मेरे पास। अब इस सिलेंडर है तो यानी कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया मेरे पास। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए मेरे पास यहाँ पर 3 सरफेसेस हैं। एक तो कर्व्ड जिसका स्मॉल एरिया वेक्टर हो गया dA2 वेक्टर, राइट साइड में आपका सरफेस आ गया dA1 वेक्टर, और लेफ्ट साइड में आपका सरफेस का एरिया वेक्टर आ गया स्मॉल एरिया वेक्टर dA3 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है इसके बारे में, तो हमें पता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो परपेंडिकुलर होगी, दूसरी दोनों तरफ होगी। तो ये हमें पता है इतना पार्ट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज की वैल्यू सिग्मा इनटू ए। ये सब चीजें हमने पहले भी स्टडी की हुई है ऑलरेडी। ये तीनों एरिया एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हम ध्यान देते हैं इसके अंदर किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगेन देखिए बेटा, पहला स्टेप तो वही है, फिर पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेट्स सी हाउ। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, क्लोज इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट dA, E डॉट A1, E डॉट A2, E डॉट A3। हमें पता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, एंगल्स आने हैं। तो एक बार एंगल डायग्राम में चल के दोबारा देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जो इस फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए आ रहा है वो तो 90 आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, बट dA1 वेक्टर और dA3 वेक्टर जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो दोनों के लिए आपका एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये तो आपका एंगल के बारे में होगा यहाँ पर कि भैया राइट और लेफ्ट सरफेस के लिए एंगल 0 डिग्री आ रहा है और कर्व सरफेस के लिए एंगल आपके पास 90 आ रहा है। तो चलिए अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा यहाँ पर। अब जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो मेरे पास सबसे पहले के पास जो मेरे पास राइट सरफेस था dA1 cos 0, लेफ्ट के लिए भी dA3 cos 0, कर्व सरफेस के लिए dA2 cos 90। ये वाली टर्म जो कर्व सरफेस की थी ये तो 0 हो जाएगी आपके पास, और जो आपके पास ये दोनों टर्म्स आई हैं राइट सरफेस की एंड लेफ्ट सरफेस की, ये टर्म्स हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब बेटा देखिए आप, dA1 और dA3 जो था हमारे पास वो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया A आएगा। यही तो हमने डिसाइड किया था ना, यही तो हमने लिया था छोटा सा एलिमेंट, यही तो हमने एलिमेंट लिया था पूरी शीट का छोटा सा एरिया। तो E इंटू A और E इंटू A मेरे पास आ गया, तो फ्लक्स मेरे पास आ जाता है 2 इंटू E इंटू A, E इलेक्ट्रिक फील्ड और A एरिया। अब गॉस थ्योरम हमने अप्लाई कर दी बेटा यहाँ पर। गॉस थ्योरम अप्लाई करते ही मेरे पास फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने एप्सिलॉन नॉट पुट किया यहाँ पर, चार्ज की वैल्यू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने इस रिलेशन को और मेरे पास जो रिलेशन ये आया था दोनों को हमने कंपेयर कर दिया आपस में। कंपेयर करके हमने यहाँ पुट कर दिया, एरिया तो कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही है अब इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेट सी बात आपके पास क्या बचेगी, आप इसके अंदर जज कर सकते हैं इजीली। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ रही है वो आ गई अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन में 2
एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आप एक चीज गौर से देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, क्या आ रही है यहाँ पर डिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि एक इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर अगर मुझे ग्राफ बनाने के लिए आता है कि भैया ग्राफ बनाएं आप, तो ग्राफ हमारे पास क्या बना हुआ है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और यूनिफॉर्म रहेगी। यहाँ पर आपको ड्रॉ करने के लिए ग्राफ ये भी आ सकता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ चार्ज डेंसिटी के साथ बनाइए। तो अगर आपको वो ग्राफ बनाने के लिए आता है तो हम y एक्सिस पे ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस पे आपके पास आ जाएगा इसके अंदर सिग्मा, और अब हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं E और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ है आपके पास वो हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, एज हमने पहले ग्राफ स्टडी किए हैं। तो ये मेरे पास इसके अंदर ग्राफ आ गया। तो ये दोनों ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको इसके अंदर ध्यान देना है। दिस वाज द सेकंड एप्लीकेशन, ये आपके पास सेकंड एप्लीकेशन आती है। अब गॉसियन सरफेस के या गॉस थ्योरम के सेकंड एप्लीकेशन जो हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन, उसका आप क्वेश्चन समझ लीजिए या उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए। लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड करना है अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, दो प्लेट्स हमने ली हैं 1 and 2, दोनों का चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। एक की हमने लिया सिग्मा 1 और एक की लिया सिग्मा 2। बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया कि सिग्मा 1 ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की भैया कोई तो डायरेक्शन होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन के लिए हमने सिग्मा 1 से सिग्मा 2 की तरफ एक r यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, ना ही ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर है। अब देखते हैं, अब ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, बेटा फर्स्ट का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ आपके पास जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हमारे पास इन दोनों चार्ज प्लेट के बीच में 3 एरिया है। एक एरिया तो ये आ गया 1, एक एरिया 2 आ गया और एक एरिया 3 आ गया। तो तीनों में फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड, यहां भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, आपको आसानी से समझ आए उसके लिए हमने यहाँ पर डेफिनेट सी बात है आपको कलर कोडिंग यूज करी है। अब देखिए ये सेकंड वाली प्लेट जो ब्लैक मार्क्ड है, इसके लिए हमारे पास ब्लैक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड। तो मैंने तीनों रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर दी। ठीक है, अब आप देखेंगे फर्स्ट एरिया में, फर्स्ट रीजन में ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, यानी कि आर कैप के ऑपोजिट। अब देखिए आप सेकंड एरिया में, सेकंड रीजन में E1 इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड पर है और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर है। जैसा कि हमें पता था कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, तो ऑब्वियसली बात है E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो E1 की डायरेक्शन में रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की डायरेक्शन में रहेगी, जो मैंने मार्क कर दी, और ये डायरेक्शन आर कैप के सेम पैरेलल आ रही है। थर्ड रीजन में हमने क्या किया डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है आपके पास सेम डायरेक्शन में है, तो राइट साइड की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास। ये तो था डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन जिसमें आपको डायरेक्शन बताई गई इस तरफ है। अब देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का आपका हो जाएगा फॉर्मूला सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसको बेटा। हमें पता है डायरेक्शंस के बारे में इसके अंदर। फर्स्ट रीजन में डायरेक्शन जो थी सबसे पहले कहां थी, ऑपोजिट टू आर कैप, तो हमने माइनस आर कैप डायरेक्शन के लिए डाल दिया। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन, तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन, साथ में माइनस आर कैप। सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, तो मैग्नीट्यूड तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, और जो फाइनल डायरेक्शन आ रही थी वो आर कैप के डायरेक्शन में आ रही थी, तो आर कैप डायरेक्शन के लिए आ गया। तो मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा एक्सप्रेशन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर कैप डायरेक्शन।
थर्ड रीजन में भी हम सेम करेंगे बेटा, E1 प्लस E2, क्योंकि सेम डायरेक्शन थी, साथ में आर कैप आया डायरेक्शन के लिए, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब आप मान लीजिए दैट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, देखिए एक बार क्या होता है। तो देखिए अब क्या होता है इसके अंदर, अगर आपके पास ये वैल्यू सेम आ जाती है इसके अंदर, तो ये देखिए हमने इसके भी एक्सप्रेशन निकाले। ये बेटा फर्स्ट रीजन में एक्सप्रेशन क्या था, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो बन गया वो, ये हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। सेकंड में आ जाएगा आपके पास सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, दोनों इक्वल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। और अब थर्ड रीजन में आपके पास आ जाएगा दैट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये फर्स्ट की तरह ही होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 सिग्मा आपके आ जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये आपके पास इसके अंदर एक्सप्रेशन आ जाता है। अब यहाँ तो था सेम चार्ज, भैया दोनों प्लेट्स पे चार्ज था सेम, यानी पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारे पास आता है इसके अंदर कि अगर दोनों प्लेट्स ऑपोजिट चार्ज है तो क्या होगा भैया, तो ऑपोजिट चार्ज के लिए भी एक बार देख लेते हैं इसके अंदर। हमारे पास ऑपोजिट चार्ज आ गया इसके अंदर, ये देखिए एक प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने रेड से मार्क किया है, और एक का नेगेटिव चार्ज है जिसको हमने ब्लैक से मार्क किया है। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड एज यूजुअल आपको पता है क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये देखिए आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, फर्स्ट रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए, थर्ड के लिए हमने मार्क कर दी। और ये आर यूनिट वेक्टर के बारे में अब तो आप जानते ही हैं, प्लस सिग्मा रेड वाले की डेंसिटी हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, माइनस सिग्मा दूसरे वाले की डेंसिटी हो गई। ये हमने चार्ज डेंसिटी यहाँ लिखी हुई है। अगेन मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में बुक वाली डिटेल वाली डिस्क्रिप्शन मत दो, सिर्फ कुछ लिख दो, सिंबल का मतलब है इतना लिखो। अब देखेंगे आप, देखिए ये सेकंड वाले जो आपकी चार्ज प्लेट आ रही है, नेगेटिव चार्ज है आपके पास, तो इसकी वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्वर्ट होगी। नेगेटिव में तो इन्वर्ट होता है, देखो E2 और ये E2 इन्वर्ट ध्यान दीजिए इसके अंदर। अब आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों ऑपोजिट है, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगी, ओके। सेकंड रीजन में जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सेम डायरेक्शन आ रही है, यानी कि ऐड हो जाएंगी, और टोटल डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, आर कैप। ये देखिए हमने टोटल डायरेक्शन मार्क भी की है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमने पहले वाले डायग्राम में तो तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क की थी, यहाँ हमने फर्स्ट और थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों, उसका रीजन आपको अभी एक्सप्रेशन पढ़ के अपने आप पता लग जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार रखें, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब E1 मेरे पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ थर्ड रीजन में भी मेरे पास सबट्रैक्शन हो रहा है। E2 मेरे पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि भैया चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम है, वेरी सिंपल थिंग, इतना तो हम समझ ही सकते हैं। अब जब अगेन एक्सप्रेशन पुट करते हैं इसके अंदर डियर, ये देखिए हमने एक्सप्रेशन पुट किया, E1 फर्स्ट रीजन में E1 माइनस E2 यानी सिग्मा माइनस सिग्मा 0, इसीलिए मैंने फर्स्ट और थर्ड रीजन में डायरेक्शन नहीं दी थी। और थर्ड को भी देखिए आप, सेम आ रहा है, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, ठीक है ना। E1 माइनस E2 ऑपोजिट डायरेक्शन थी, सिग्मा माइनस सिग्मा 0। अब जो E2 आपके पास है सेकंड रीजन के लिए, वो E1 प्लस E2 हो जाएगी, आर कैप, क्योंकि नेट डायरेक्शन तो आर कैप की फॉर्म में थी, सिग्मा अपॉन सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा, ये आपका 2 सिग्मा हो जाएगा। अब इसके बारे में आप जानते ही हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, साथ में आर कैप। तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई इसके अंदर, ठीक है। मतलब अब देखो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी क्यों है बेटा, ये जो हमने पढ़ा है ना आपका अभी फिलहाल जो टॉपिक किया अभी हमने, ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेकंड चैप्टर के लिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, तो ये ओवरऑल एक्चुअली कैपेसिटर ही है। कैपेसिटर के अंदर ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स होती है, तो ये कैपेसिटर ही है, इसलिए हमने इसको स्टडी किया है यहाँ पर, ताकि वहां पर हमें प्रॉब्लम ना हो किस वजह से चीज आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ये हमारे पास गॉसियन थ्योरम का या गॉस थ्योरम का
ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन भी है। अब इस एप्लीकेशन के लिए अगेन सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम हमारे पे क्या कह रहा है, डायग्राम हमें क्या बता रहा है वो समझते हैं। बेटा डायग्राम हमारे पास क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। हमारे पास अब आता है यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। इसको आप स्फेरिकल शेल कहो, या तो आप इसको स्फेरिकल शेल कहोगे तब भी ठीक माना जाएगा, या अगर आप इसको कंडक्टिंग स्फेयर कहेंगे तो भी सेम आपका आएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। ये हमने पहले भी स्टडी किया है, हम आगे दोबारा स्टडी करेंगे। अब देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। ये हमने ले लिया कंडक्टर, ये जो आप देख पा रहे हैं कंडक्टर, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज मार्क्ड ऑलरेडी कंडक्टर हमारे पास, देखिए पॉजिटिव चार्ज मार्क्ड है, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। हमारे पास तीन एरियाज हैं, एक इनसाइड, एक ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस के लिए अब देखो कंडक्टिंग सरफेस मेरे पास आ रहा है, एक सरफेस है, स्फेरिकल शेल है। मैं स्फेरिकल शेल के ऊपर गॉसियन सरफेस नहीं बना सकता, तो अगर मुझे ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि बिल्कुल ही जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो सेकंड की तरह बिल्कुल पास है, स्फेरिकल शेल के बिल्कुल बाहर और बिल्कुल पास है, ठीक है। और जो मैं थर्ड लिया है इसके अंदर, ये हमने लिया है इसके अंदर आउटसाइड। अब इनमें एक चीज कॉमन रहती है तीनों में, एरिया वेक्टर जो हमने डीएस वेक्टर मार्क किया है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हमने यहाँ मार्क किया है। ये चीजें सेम रहेंगी यहाँ पर, ठीक है, इतनी चीजें तो सेम रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। ये यानी कि ये हर एक पे बनेगी, यानी कि ये आपका एरिया वेक्टर जो है आपके पास सेकंड सरफेस पे भी आएगा, और यही एरिया वेक्टर आपके पास फर्स्ट सरफेस पे भी आएगा। तो इसको हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगेन अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, इन दैट केस गॉसियन सरफेस इनसाइड द शेल सबसे पहले आता है आपके पास। बेटे इनसाइड द शेल के लिए आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये फ्लक्स मेरे पास आ गया, फॉर्मूला फ्लक्स का, और साथ में मैंने गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी, इक्वल टू क्यू नॉट रख दिया इसके अंदर, ओके। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए इसके अंदर, कि जो गॉसियन सरफेस अंदर है ना, उसके अंदर देखिए गॉसियन सरफेस जो आपको अंदर आ रहा है ये वाला, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज इज देयर। जब चार्ज नहीं है तो चार्ज जीरो, ठीक है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही, तो ये देखिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई उसके अकॉर्डिंग। ये मैंने फॉर्मूला पुट किया था। इनसाइड चार्ज कितना है, जीरो है। जब इनसाइड चार्ज जीरो है तो मेरे पास क्या आ गया, फ्लक्स ये। अब बेटा देखिए एरिया तो किसी सरफेस का जीरो नहीं होता, भले ही वो सरफेस हाइपोथेटिकल हो। अगर आपने इवन हाइपोथेटिकल सरफेस भी लेट किया है, उसका एरिया भी जीरो तो नहीं हो सकता ना कभी भी, क्योंकि है तो सरफेस ही, भले हाइपोथेटिकल है। तो यानी क्या बचा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी मेरे पास, और ये हमने यहाँ लिख दिया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर का होगा जीरो। इनसाइड द स्फीयर मान लो या इनसाइड द कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर मान लो, दोनों के लिए जीरो मानी जाएगी इसके अंदर। अब हम आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पे। अब हम करेंगे इसका आपका गॉसियन सरफेस नियर द शेल एंड आउटसाइड, दोनों के लिए स्टडी करेंगे इसके अंदर। यानी कि मेरे पास आ गया ये पार्ट जिसे हम कहते हैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमने अप्लाई कर दी, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, इनके बीच का एंगल तो जीरो ही होता है हमेशा, ये आपको अभी तक पता लग जाना चाहिए। Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। मेरे पास सॉल्व करके आ गया इसके अंदर, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए आप एक चीज, E2 साथ में 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन में Q इंटू में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां हमने R2 को R डाला है, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ शेल। रेडियस ऑफ शेल क्या था, कैपिटल R था, और R2 हमने लिया था रेडियस ऑफ सेकंड गॉसियन सरफेस जो बिल्कुल ही पास था शेल के, ठीक है। क्यों डाला, क्योंकि हमने वो सरफेस किस लिए बनाया था, हमने वो सरफेस बनाया था गॉसियन सरफेस, ताकि हम उसकी मदद से
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस फाइंड कर सके। इतना क्लियर? देन व्हाट हैपेंस नाउ, अब हमने Q की वैल्यू देखिए सिग्मा इनटू एरिया पुट करी, एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब 4 पाई r स्क्वायर कट गया, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर? ठीक है। अब इसका मतलब ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है ऑन द सरफेस, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है इसके अंदर, ओके। अब यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट्स को अगर डाउट आ रहा है यहाँ पर कि भैया R2 को R हमने कैसे डाला, तो मैं आपको बेटा एक और बार डायग्राम दिखा देता हूँ हमने क्यों पुट किया था ये चीज आपके पास। आप डायग्राम देख के शायद समझ जाएं इसको, आपके माइंड में रहनी चाहिए चीज। ये देखिए बेटा डायग्राम, आप डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं हम आपको, वी आर टेलिंग यू, देखिए R2 है ये सेकंड गॉसियन सरफेस का रेडियस, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R डाला है, और कैपिटल R क्या है, ये शेल का रेडियस है कैपिटल R हमारे पास, ये हमने इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा बेटा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, नेक्स्ट वाले के लिए R3 को हमने स्मॉल r पुट किया हुआ है, R3 को हमने क्या पुट किया हुआ है, स्मॉल r। क्लियर? अब वापस जाते हैं अपने डेरिवेशन पे, हमारे पास थर्ड पार्ट क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, आउटसाइड शेल हमारे पास आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिए इसमें। अगेन गॉस थ्योरम आपने अप्लाई करी, अब क्या करेंगे, सेम चीज, इस एरिया का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। हम पहले आपको बता चुके हैं, मैंने R3 को स्मॉल r पुट किया, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वही पुट किया, स्मॉल r पुट कर दिया। अब बात बताओ बेटा, चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, चार्ज तो मैं सेम ही लूंगा, तो जो चार्ज मेरे पास आएगा Q, इसके लिए सिग्मा के साथ जो एरिया मेरे पास आएगा वो तो मैं 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर ही रखूंगा, क्योंकि चार्ज थोड़ा चेंज हो सकता है, चार्ज तो भैया स्फेरिकल शेल पर ही है ना, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मैंने वही लिया इसके अंदर चार्ज आपके पास, ठीक है। पुट करते ही ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, अब मेरे पास आ गया E3 सिग्मा R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके बारे में जानते ही हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कैपिटल R तो कांस्टेंट है ना, ये तो नहीं चेंज हो रहा ना, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन स्मॉल r वेरिएबल है, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, आउटसाइड द चार्ज शेल मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। अब ओवरऑल ग्राफ की एक बार बात करें तो देखते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई, ठीक है, ये R आपके पास आ गया इसके अंदर। अब इनसाइड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, डाल दी 0, ये वो पॉइंट है जहां पर स्फेरिकल शेल आ गई है, यानी कि जो स्मॉल r है वो स्फेरिकल शेल के रेडियस के इक्वल है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पुट कर दी, ओके। और उसके बाद आउटसाइड द शेल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी R स्क्वायर के, तो उसके लिए हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ आ गया जो कि डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास इसके अंदर एक्सप्रेशंस आते हैं बेसिकली, ओके, ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये तो हो गया स्फेरिकल आपका शेल। अब इसी के साथ मिलता जुलता गॉस थ्योरम को यूज करके एक और एप्लीकेशन हम मान सकते हैं, वैसे तो 3 ही है लेकिन हम इसका साथ ही ले सकते हैं। ये आपका है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। अब यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, ओके। यहाँ पर सॉलिड स्फीयर आपके पास आ जाता है, यहाँ सॉलिड स्फीयर हमने ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी, आप देख पा रहे हैं सॉलिड स्फीयर। अब देखो पहले क्या था, शेल था, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है, इंसुलेटिंग है, ध्यान रखना। कंडक्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि कंडक्टिंग के लिए तो भैया चार्ज सिर्फ सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा ना, जब चार्ज सरफेस पे ही एग्जिस्ट करेगा कंडक्टिंग शेल के केस में, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में या शेल के केस में सिर्फ सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा। तो जब कंडक्टिंग स्फीयर के केस में एग्जिस्ट करेगा कहां पर, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे, तो शेल और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर है क्योंकि ये इंसुलेटिंग स्फीयर है, वो भी सॉलिड। हमने मान लिया कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई ये क्वेश्चन रेज ना करे क्यों है, ये आपको कंडीशन दी गई है, हमने किसी तरीके से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, ओके। ये स्फीयर आ गया, इसका रेडियस हमने लिया हुआ ऑलरेडी, कैपिटल आर यहाँ मार्क्ड भी ऑलरेडी, देखिए आप मार्क देख पा रहे हैं, हम कैपिटल आर मार्क्ड ऑलरेडी रेडियस, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसके अंदर, अगेन हम लेंगे सबसे पहले आउटसाइड के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ओके।
हम ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए? आउटसाइड के लिए, ठीक है। अगर हम आउटसाइड के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमने ले लिया स्मॉल एरिया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया डीए वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर, साथ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दोनों में एंगल्स 0 है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ सिर्फ सरफेस नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम है, क्योंकि अब चार्ज जो है वॉल्यूम में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आप Q जो आपके पास आएगा 4/3 पाई r क्यूब रो आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम आएगी यहाँ पर आपको। सिग्मा का अगेन वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, E dA cos 0 विद अ क्लोज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, सॉल्व करके E इनटू में 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस तो गॉसियन सरफेस का तो एरिया लेंगे ना, उसका थोड़ा ना वॉल्यूम ले सकते हैं, वो तो रूल ही नहीं है ना हमारे पास। अब अगेन हम गॉस लॉ इसके अंदर अप्लाई करेंगे। हमने अप्लाई कर दी इसके अंदर गॉस लॉ, गॉस थ्योरम यू कैन से, ये हमने अप्लाई कर दी गॉस थ्योरम। फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी गई यहाँ पर बेटा, E इनटू में 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाती है एक तरीके से, वो आपके पास आती है इसके अंदर Q अपॉन में 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू में r स्क्वायर, ओके। आप चाहें तो इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी आपको मैं एक्सप्रेशन दिखा देता हूं। हालांकि उससे वो एक्सप्रेशन पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको बता देते हैं एक बार एक्सप्रेशन। चार्ज को हम पुट करते हैं इसके अंदर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, गॉसियन सरफेस बाहर है लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इनटू में मेरे पास आ जाएगा रो, साथ में हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू में स्मॉल r स्क्वायर। ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाता है, मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाता है इसका कैपिटल R क्यूब, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है फॉर द गिवन स्फीयर, साथ में आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन में 3, साथ में एब्सोल्यूट परमिटिविटी और साथ में स्मॉल r स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है? कैपिटल R कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ग्राफ आ रहा था यहाँ पर पैराबोलिक, ठीक है। ये तो रहा आउटसाइड के लिए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर। अगर पॉइंट P स्फीयर पे लाई कर रहा है तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला हमारे पास आया था ना, ये वाला, ये जो फॉर्मूला आया था, इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल देना, बाकी सब कुछ सेम है। जब बाकी सब कुछ सेम है तो हमने वही किया इसके अंदर, जो स्मॉल r आपके पास आ रहा है उसको कैपिटल R के इक्वल रख दिया और हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब ये है मैक्सिमम वैल्यू। अगेन इसको अगर मैं मार्क करना चाहूं डेंसिटी की फॉर्म में, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, दैट विल बी R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। करना वही सेम है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R को डाल देना। अभी मैंने आपको पहले वाले में एक्सप्रेशन बताया था ना, उसके अंदर स्मॉल r की जगह कैपिटल R को इंसर्ट कर देंगे, आपके पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या बचा? इनसाइड द सरफेस। यहां पर इनसाइड द सरफेस चार्ज है, इनसाइड द सरफेस चार्ज है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो डायग्राम देखेंगे सबसे पहले तो अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। अब इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या लेंगे हम? 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि टोटल चार्ज नहीं है, जितना गॉसियन सरफेस है उतना ही वॉल्यूम का चार्ज लिया जाएगा, उतने वॉल्यूम का चार्ज लिया जाएगा। अगेन रिपीटिंग, मार्क माय वर्ड्स, वॉल्यूम का चार्ज लिया जाएगा। तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, साथ में रो आ गया। सेम एरिया वेक्टर आपने ड्रॉ किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर, रेडियस हमने मार्क किया हुआ स्मॉल r। अब इसके अंदर वही सेम चीज, सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स के बाद क्या करेंगे? इसको हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने फ्लक्स निकाला,
इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ई डी है cos 0 तो हमें पता ही है हमेशा 0 ही आ रहा है हमारे पास, इक्वल टू में q इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि e इंटू में 4 पाई r स्क्वायर, साथ में q इंटू एप्सिलॉन नॉट, और जो q है वो आ जाएगा आपके पास 4/3 पाई r क्यूब इंटू में रो अपॉन में एप्सिलॉन। अब बेटा 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब भी, r बचेगा सिर्फ, मेरे पास आ जाएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी देख लेते हैं अब इसका, ये रहा ग्राफ हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द y एक्सिस, r ऑन द x एक्सिस, ये जो पॉइंट मार्क्ड है आपके पास, ये मार्क करता है आपको, ये शो करता है कि भैया सरफेस है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है। ओके, इनसाइड द सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है ना डिस्टेंस के, तो स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ गई, आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। देन एट द सरफेस क्या था, मैक्सिमम वैल्यू थी, वो वैल्यू यहाँ पर आ गई है मैक्सिमम वैल्यू, और इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं क्या, जो हमने शो किया था पीछे, क्या निकाला था हमने, दैट वाज रो स्मॉल r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आप वैल्यू लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, डिपेंड करता है ना क्वेश्चन किस बेस पे आ रहा है। मान लो क्वेश्चन में अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया तो फिर आप चार्ज की फॉर्म में थोड़ा ना लिख सकते हो, आपको रो की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब आउटसाइड द सरफेस क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया पैराबोलिक ग्राफ, ये देख पा रहे हैं पैराबोलिक ग्राफ आपके पास आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था इसका ग्राफ और इसकी आपकी एप्लीकेशन। बेटा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन यहाँ पर होती है खत्म, जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो।